नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन डे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पीडीयू के बीए 6 सेमेस्टर हिंदी का जो दूसरा पेपर है, जिसका नाम है भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि द्वितीय और जिसका पेपर कोड है HND 306, उससे संबंधित 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आपका ये 50 प्रश्न आपके पूरे सिलेबस पर आधारित है। परीक्षा में जाने से पहले इसको जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ए है भारोपी, बी है द्रविड़, सी है काकेशी और डी है चीनी। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हिंदी जो है भारोपी परिवार की भाषा है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राचीन आर्य भाषा है? ए है पाली, बी है प्राकृत, सी है अपभ्रंश और डी है संस्कृत। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संस्कृत जो है प्राचीन आर्य भाषा है, बाकी तीनों पाली, प्राकृत और अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषा है। डी ऑप्शन दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, हिंदी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? यह सौरसेनी अपभ्रंश, डी है मागधी अपभ्रंश, डी है अर्धमागधी अपभ्रंश और डी है उपर्युक्त सभी। तीसरे का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हिंदी का जो उद्भव हुआ है वो 3 अपभ्रंश से हुआ है, सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश। डी ऑप्शन तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, हिंदी भाषा के उद्भव तथा विकास का सही क्रम है? ए है पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, बी है प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, सी है अपभ्रंश हिंदी पाली प्राकृत और डी है हिंदी पाली प्राकृत अपभ्रंश। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर हिंदी, यही जो है हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का क्रम है। चौथे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन मध्यकाल की भाषा है? आपको बताना है इसमें से कौन सी भाषा मध्यकाल में बोली जाती थी। यह है ब्रज भाषा, बी है अवधि, सी है दोनों और डी है दोनों में से कोई नहीं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ब्रज भाषा और अवधि दोनों जो है मध्यकाल की भाषा है। पांचवे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, आधुनिक काल में हिंदी की किस बोली की प्रधानता है? यह है ब्रज की, बी है अवधि की, सी है भोजपुरी की और डी है खड़ी की। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आधुनिक काल में हिंदी की खड़ी बोली की प्रधानता है। डी ऑप्शन छठे का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, ब्रज भाषा किस रूप में प्रसिद्ध है? यह राजभाषा के रूप में, बी है तकनीकी हिंदी के रूप में, सी है संपर्क भाषा के रूप में और डी है काव्य भाषा के रूप में। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ब्रज भाषा जो है काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। मध्यकाल में एक काव्य भाषा रही है और उसी के रूप में इसको प्रसिद्धि मिली है। सातवें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं? आपको बताना है कि खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है। यह है अमीर खुसरो, बी है विद्यापति, सी है कबीर और डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो हैं। आठवें का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का समय कब से कब तक है? यह 600 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी पूर्व तक, बी है 100 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक, सी है 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक और डी है 1000 ईस्वी से लेकर अब तक। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो समय है 1000 ईस्वी से स्टार्ट होता है और अब तक वो चल रहा है, तो 9वें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में हिंदी को किस रूप में मान्यता प्राप्त है? यह राष्ट्रभाषा के रूप में, बी है राजभाषा के रूप में, सी है संपर्क भाषा के रूप में और डी है तकनीकी भाषा के रूप में। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वें का संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, किसी राज्य के सरकारी क्रियाकलापों के लिए सरकार या संविधान के द्वारा स्वीकृत भाषा को क्या कहते हैं? यह राजभाषा कहते हैं, बी है राष्ट्रभाषा कहते हैं, सी है संपर्क भाषा कहते हैं और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किसी राज्य के सरकारी कामकाज के लिए सरकार के द्वारा या संविधान के द्वारा जो भाषा स्वीकृत की जाती है उसको राष्ट्रभाषा के नाम से जाना जाता है। 11 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में राजभाषा हेतु निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हुआ है? यह स्टेट लैंग्वेज का, बी है नेशनल लैंग्वेज का, सी है ऑफिशियल लैंग्वेज का और डी है ऑथराइज्ड लैंग्वेज का। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राजभाषा के लिए भारतीय संविधान में ऑफिशियल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है?
ए है अनुच्छेद 343, बी है 344, सी है 345 और डी है 346। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ए ऑप्शन 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजभाषा के संबंध में सत्य है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन राजभाषा के संदर्भ में सत्य है। यह शासन द्वारा स्वीकृत भाषा, बी है संविधान अथवा विधायिका द्वारा शासकीय कार्य हेतु स्वीकृत भाषा, सी है दोनों सत्य हैं और डी है दोनों असत्य हैं। सी ऑप्शन आपका सत्य सही हो जाएगा। जो ऊपर दोनों कथन दिया गया है, राजभाषा के संदर्भ में दोनों कथन सत्य है, तो सी ऑप्शन 14 का आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, संसद में हिंदी प्रयोग किए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। ए है अनुच्छेद 120, बी है 210, सी है 343 और डी है 220। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 120 जो है संसद में हिंदी प्रयोग किए जाने का प्रावधान करता है, तो ए ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, राज्य की राजभाषा को मान्यता देने का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। ए है अनुच्छेद 345, बी है 346, सी है 347 और डी है 349। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषा का प्रावधान किया गया है। 16 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम का संसद द्वारा अधिनियमन कब हुआ था। ए है 1963 में, बी है 1965 में, सी है 1967 में और डी है 1971 में। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1963 में राजभाषा अधिनियम का संसद के द्वारा अधिनियमन किया गया था। 17 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का उत्तरदायित्व भारतीय संविधान ने किसे प्रदान किया है। ए है संसद को, बी है न्यायालय को, सी है राज्य को और डी है संघ को। संघ को प्रदान किया गया है। 18 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं की सूची प्रदान की गई है। यह 7वीं अनुसूची में, बी है 8वीं अनुसूची में, सी है 10वीं अनुसूची में और डी है जो है 12वीं अनुसूची में। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में जो है भाषाओं की सूची दी गई है और इसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। बी ऑप्शन 19 का सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। ए है अनुच्छेद 350 में, बी है 350 क में, सी है 350 ख में और डी है इनमें से कोई नहीं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 350 ख में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की भाषा के संबंध में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। ए अनुच्छेद 348, बी है 349, सी है 350 और डी है 351। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के भाषा के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। 21 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति बनाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। ए है 344, बी है 345, सी है 346 और डी है 347। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति निर्माण का प्रावधान किया गया है। ये ऑप्शन 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, राजभाषा की संसदीय समिति में कितने सदस्यों का प्रावधान किया गया है। ए है 15 सदस्य, बी है 20 सदस्य, सी है 25 सदस्य और डी है 30 सदस्य। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राजभाषा की संसदीय समिति में कुल 30 सदस्यों का प्रावधान किया गया है। 23 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, संसद द्वारा राजभाषा संकल्प कब पारित किया गया। ए है 1963 में, बी है 1968 में, सी है 1973 में और डी है इनमें से कोई नहीं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संसद के द्वारा राजभाषा संकल्प 1968 में पारित किया गया था। 24 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में सही सुमेलित है। राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976, राजभाषा संकल्प 1968 या उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऊपर जो तीनों विकल्प दिए गए हैं तीनों सही सुमेलित हैं। डी ऑप्शन 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है,
हिंदी के प्रचार प्रसार की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 350, बी है 351, सी है 352 और डी है 353। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 351 में हिंदी के प्रचार प्रसार की व्यवस्था की गई है। 26 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया है आपको बताना है। ए है अनुच्छेद 120, बी है अनुच्छेद 210, सी है 320 और डी है 343। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 210 में विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान किया गया है। बी ऑप्शन 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, आपको बताना है कब किया गया था। ए है 1946 में, बी है 1950 में, सी है 1955 में और डी है 1960 में। 28 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। सी ऑप्शन 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में की गई थी। ए है राजेंद्र प्रसाद के, बी है बाल गंगाधर खेर के, सी है इकबाल नारायण के और डी है इनमें से कोई नहीं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में की गई थी। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी की अधिकृत लिपि क्या है। ए है ब्राह्मी लिपि, बी है खरोष्ठी लिपि, सी है गुरुमुखी लिपि और डी है देवनागरी लिपि। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान के अनुसार हिंदी की जो अधिकृत लिपि है वो देवनागरी लिपि है। 30 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन देवनागरी लिपि की विशेषता है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सी विशेषता देवनागरी लिपि की है। यह एक वर्ण का एक ध्वनि संकेत ये भी पाई जाती है, शिरोरेखा पाया जाता है, यानी ऊपर वाली जो ये पाई है इसको शिरोरेखा कहते हैं। देवनागरी लिपि में शिरोरेखा भी पाई जाती है, मात्रा की भी व्यवस्था है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऊपर जो तीनों विशेषताएं हैं तीनों देवनागरी लिपि की विशेषता बता रही हैं। 31 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, देवनागरी लिपि का उद्भव हुआ है, किस लिपि से हुआ है। यह ब्राह्मी लिपि से, बी है खरोष्ठी लिपि से, सी है अरेमाइक लिपि से और डी है इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देवनागरी लिपि का उद्भव ब्राह्मी लिपि से हुआ है। 32 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, देवनागरी लिपि की सीमा है। यह जटिलता, यानी देवनागरी लिपि जटिल होती है। बी है मुद्रण तथा टंकण में कठिन, सी है कई वर्णों की एकरूपता, डी है उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऊपर जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं तीनों देवनागरी लिपि की सीमा बता रही हैं, क्योंकि देवनागरी लिपि जटिल है, मुद्रण में और टंकण में कठिन है, कई वर्ण एक जैसे पाए जाते हैं, जैसे म और भ में थोड़ी समानता होती है, ह और घ में थोड़ी समानता होती है। तो कई वर्ण एक जैसे पाए जाते हैं तो लिखने में समस्या उत्पन्न होती है और समझने में भी समस्या उत्पन्न होती है। तो ये सभी इसकी सीमा है। डी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, देवनागरी लिपि सुधार के लिए अ की 12 खड़ी किसने तैयार की थी। अ की 12 खड़ी का मतलब है अ, आ, ई, इस तरीके से 12 प्रकार के अक्षर बना के अ की 12 खड़ी तैयार की गई थी। आपको बताना है कि किसके द्वारा यह तैयार की गई थी। यह श्याम सुंदर दास के द्वारा, बी है सावरकर बंधु के द्वारा, सी है श्रीनिवास दास के द्वारा और डी है गोरखनाथ के द्वारा। तो सावरकर बंधु के द्वारा तैयार की गई थी। 34 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे। आपको बताना है कि नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे। ए है महात्मा गांधी, बी है काका कालेलकर, सी है आचार्य नरेंद्र देव और डी है श्याम सुंदर दास। तो काका कालेलकर जो थे नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे। 35 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, किसने नागरी लिपि सुधार उप समिति का निर्माण किया। यह काशी नागरी प्रचारी सभा ने, बी है उत्तर प्रदेश सरकार ने, सी है दोनों, डी है दोनों में से कोई नहीं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नागरी लिपि सुधार उप समिति का निर्माण काशी नागरी प्रचारी सभा के द्वारा किया गया था। 36 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, नागरी लिपि सुधार समिति द्वारा दिया गया सुझाव है, इसमें से कौन सा सुझाव नागरी लिपि सुधार समिति के द्वारा दिया गया था। ए है ध और भ में घुंडी लगाई जाए, बी है लेखन में शिरोरेखा न रहे, सी है 12 खड़ी को स्वीकार कर लिया जाए और डी है उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीनों सुझाव जो है
नागरी लिपि सुधार समिति के द्वारा दिया गया था। 37 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसकी अध्यक्षता में देवनागरी लिपि सुधार संबंधी समिति गठित की? यह बीजी खेर की अध्यक्षता में, बी आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में, सी गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में और डी महात्मा गांधी की अध्यक्षता में। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा देवनागरी लिपि सुधार संबंधी समिति का निर्माण किया गया था। 38 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, किसने अनुस्वार के प्रयोग को व्यापक बनाने का सुझाव दिया? यह श्याम सुंदर दास, यह गोरखनाथ, यह श्रीनिवास दास और डी है इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। श्याम सुंदर दास के द्वारा अनुस्वार के प्रयोग को व्यापक बनाने का सुझाव दिया गया था। इनका मानना था कि जो पंचमाक्षर होते हैं, जैसे अंगा हो गया, य हो गया, न हो गया, ड़ हो गया, म हो गया, इनके जगह अनुस्वार का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी का नामकरण किसने किया? यह ग्रियर्सन ने, बी है रेमंड ने, सी है कोलब्रुक ने और डी है बांकीदास ने। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रेमंड के द्वारा भोजपुरी का नामकरण किया गया था। 41 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी किस हिंदी के अंतर्गत आती है? यह पश्चिमी हिंदी, बी है पूर्वी हिंदी, सी है बिहारी हिंदी और डी है राजस्थानी हिंदी। 41 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भोजपुरी जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। 42 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? यह सौरसेनी अपभ्रंश, बी है मागधी अपभ्रंश, सी है अर्धमागधी अपभ्रंश और डी है इनमें से कोई नहीं। 42 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भोजपुरी की जो उत्पत्ति हुई है वह मागधी अपभ्रंश से हुई है। 42 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी है, आपको बताना है कि भोजपुरी किस प्रकार की ध्वनि है। यह इकार बहुला है, बी है उकार बहुला है, सी है आकार बहुला है और डी है उदासीन ध्वनि है। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भोजपुरी जो है इकार बहुला ध्वनि है। 44 नंबर प्रश्न है, कौन सी ध्वनि भोजपुरी में नहीं पाई जाती है? यह ज, बी है फ, सी है र और डी है ग। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो र ध्वनि है यह भोजपुरी में नहीं पाई जाती है। 44 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी में ड ध्वनि को उच्चारित किया जाता है, किस रूप में उच्चारित किया जाता है? ग के रूप में, र के रूप में, द के रूप में या फिर ज के रूप में। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भोजपुरी में ड को र के रूप में उच्चारित किया जाता है। जैसे पेड़ को पेड़ कहा जाता है, ड को र के रूप में उच्चारित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर प्रश्न देखते हैं। भोजपुरी में स्त्रीलिंग संज्ञा होती है, आकारांत होती है, बी है उकारांत होती है, सी है इकारांत होती है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो भोजपुरी में जो स्त्रीलिंग संज्ञा होती है वह इकारांत होती है। सी ऑप्शन 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी में संज्ञा के कितने रूप मिलते हैं? ए है 2 रूप, बी है 3 रूप, सी है 4 रूप और डी है 5 रूप। 3 रूप पाए जाते हैं। 47 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी में अ का उच्चारण किया जाता है, ऐ के रूप में, औ के रूप में, सी है दोनों के रूप में और डी है दोनों में से कोई नहीं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भोजपुरी में जो अ है, अ का उच्चारण ऐ के रूप में किया जाता है। जैसे ऐसा का हम क्या कहते हैं? ऐसा। इसी प्रकार के पैसा का क्या कहते हैं? पैसा। तो अ का उच्चारण ऐ के रूप में किया जाता है। 49 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी में भविष्य काल के क्रियाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? ब रूप का प्रयोग किया जाता है, त रूप का प्रयोग किया जाता है, ल रूप का प्रयोग किया जाता है या उपर्युक्त सभी का प्रयोग किया जाता है। तो 49 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भोजपुरी में भविष्य काल की क्रियाओं के लिए ब रूप का प्रयोग किया जाता है। जैसे जाइब, खाइब, चलब, सबके अंत में क्या है? ब है और भविष्य की बात किया जा रहा है कि जाइब, खाइब, चलब, तो ब रूप का प्रयोग किया जाता है। 49 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन भोजपुरी का क्षेत्र है? ए है आजमगढ़, बी है बनारस, सी है गोरखपुर और डी है उपर्युक्त सभी। तो तीनों जो जिले हैं तीनों भोजपुरी के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 50 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।